नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है यूपी की नंबर 1 डिबेट जो कहूंगा सच कहूंगा का। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय नारी शक्ति के इर्द गिर्द सिमट गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि यूपी की बेटियां अब निडर हैं, हमने प्रदेश की आधी आबादी को पूरा हक देने का काम किया है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का महिला आरक्षण पर रुख देश भर की महिलाओं के आक्रोश का सबब बना हुआ है। उधर सपा मुखिया अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला 2027 के दंगल के लिए हुंकार भर रहा है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रदेश की आधी आबादी क्यों और कैसे किसका काम पूरा करेंगी, किसका काम बनाएंगी। चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सूबे की सियासत घूम रही है, वो भी 360 डिग्री। महिलाएं बनी आत्मनिर्भर, बोले योगी। नारी शक्ति के विरोध में खड़े विरोधी। महिला सशक्तिकरण पर योगी का जोर, विपक्ष का नारी शक्ति के विरोध में शोर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में नारी शक्ति का बड़ा वर्चस्व है। महिलाओं का रुख ही तय करता है कि सत्ता के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा को अपनी सरकार की सबसे बड़ी यूएसपी बना लिया है। हालिया आंकड़ों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री योगी ने साफ किया कि यूपी में अब अपराधियों का नहीं, कानून का राज है। योगी राज में महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया गया, यानी महिला सशक्तिकरण पर तगड़ा जोर दिया गया। सीएम योगी के मुताबिक 2017 से पहले प्रदेश में न बेटी सुरक्षित थी न व्यापारी। आज 20% अनिवार्य भर्ती के कारण महिला कार्यबल 13% से बढ़कर 36% हो गया है। अपराधियों के मन में भय है और बेटियों के चेहरे पर मुस्कान। प्रदेश में दंगे नहीं होते, सत्ता के समानांतर माफिया का राज नहीं चलता, गुंडा टैक्स और अवैध वसूली नहीं होती है। अब प्रदेश में अपराधियों के मन में भय है और पुलिस का मनोबल ऊपर है। पहले न बेटी सुरक्षित थी न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय बना था, लेकिन अब प्रदेश में स्पष्ट नीति और साफ नियत का परिणाम हम सबके सामने स्पष्ट दिखाई देता है। लॉ एंड ऑर्डर के मॉडल के रूप में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण पुलिस बल की कार्यक्षमता को बेहतर करने के लिए रिकॉर्ड स्तर पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया गया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो भर्तियां हुई हैं, इन भर्तियों में 20% अनिवार्य रूप से बेटियों को भर्ती किया गया है। और इसीलिए जब दीक्षांत परेड के बारे में मुझे बताया गया तो मैंने कहा जहां बेटियां होंगी मैं उसी क्षेत्र में जाऊंगा देखने के लिए, उनके परेड को, उनके प्रशिक्षण को मैं देखने के लिए जाऊंगा। वहीं दूसरी ओर महिला आरक्षण बिल पर सपा कांग्रेस की रणनीति पर भाजपा आग बबूला है तो विपक्ष इसे अपनी जीत मान रहा है। शायद इसीलिए विपक्षी सपा कांग्रेस सीएम योगी के इन दावों को महज कागजी बता रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महिला सशक्तिकरण के जवाब में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का मास्टर स्ट्रोक चला है। उनका दावा है कि 2027 के चुनाव में 95% आबादी पीडीए को वोट कर देगी और भाजपा की विदाई सुनिश्चित करेगी। एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं, बुरे दिन जाने वाले हैं। और भाजपा को हम लोग हराएंगे, हमेशा के लिए हटाएंगे। और इस बार उत्तर प्रदेश में 95% पीडीए, 95% वोटिंग कर करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। न केवल सफाया हटाएंगे बल्कि रिकॉर्ड बनाने का भी काम करेंगे। 95% पीडीए, 95% वोट डाल करके ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगे। आरक्षण इनको हक अधिकार की नियत नहीं है, इनके मन में खोट है वोट के लिए, इसलिए आरक्षण ला रहे हैं। ये महिलाओं का संरक्षण नहीं चाहते हैं। देखिए, वास्तविकता ये है कि आज बातें करने से काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी आंख में धूल झोंकने का काम बंद करे। आपकी सरकार है, आप ये घोषणा करिए कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में आप 33% महिलाओं को टिकट देंगे। भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं सड़कों पर है,
भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं आग लगा रही हैं, खुद जल जा रही हैं, हालत ये हो गई है। तो सबसे ज्यादा अनसेटिस्फेक्शन भारतीय जनता पार्टी में है और उनकी महिलाओं में। कब तक भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं, आज मैं जरूर कांग्रेस की हूं, पर मैं ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को हक मिलना चाहिए। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी में महिला वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है। बीजेपी जहां सुरक्षा और सम्मान के जरिए इस किले को मजबूत कर रही है, तो वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय के जरिए इसमें सेंध लगाने की कोशिश में है। लखनऊ के गलियारों से लेकर दिल्ली के गलियारों तक चर्चा सिर्फ एक है, क्या 2027 का रास्ता महिला सुरक्षा से होकर गुजरेगा या पीडीए का समीकरण बाजी मारने जाएगा। जनता खामोश है, लेकिन सियासी पारा चरम पर है। बहस तीखी है, एक तरफ मिशन शक्ति की सफलता के दावे हैं, दूसरी तरफ हक और हिस्सेदारी की लड़ाई। ऐसे में यूपी की जनता ही तय करेगी कि उसे किसका मॉडल मंजूर है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए चर्चा करते हैं बीजेपी की ओर से। बीजेपी के नेता गौरव मिश्रा जी हमारे साथ हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही मुझे जानकारी मिल रही है कि अब से कुछ ही देर के बाद रविंद्र सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर टीना करमवीर, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं। स्वागत है मैम आपका। हमारे साथ गोयल, पूरा नाम है डॉक्टर हेमंत भाई गोयल, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सर, आपका भी स्वागत है। और मैं सबसे पहले हेमंत जी आप ही से शुरुआत करता हूं, आप ही के पास आ जाता हूं। भाई, हमने ये देखा है कि यूपी की राजनीति में महिलाओं के बारे में ये कहा जाता था एक समय कि महिलाएं जो हैं वो एक साइलेंट वोटर की तरह हैं। वो पता नहीं चलता है उनका कि वो किधर जाएंगी, वो कहां वोट करेंगी, किसके लिए करेंगे और क्यों करेंगी। लेकिन अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि यूपी में जो एक साइलेंट वोट जिसे कहा जाता था, साइलेंट वोटर जिसको कहा जाता था, वो साइलेंट वोटर अब डिसाइडिंग वोटर बन गया। क्या मैं सही कह रहा हूं? आप सहमत हैं मुझसे? देखिए अमित जी, हमने अखिलेश यादव सरकार का वो दौर भी देखा है जहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं होती थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं होते थे, आम आदमी सुरक्षित नहीं होता था जी। हमने वो दौर भी देखा है। चाहे वो तमाम उस तरह की जो हाई प्रोफाइल जो गैंगरेप की घटनाएं थी, वो सबके आज भी जहन में है, उनको हम भूल नहीं सकते। लेकिन अब आज जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यूपी में योगी सरकार ने जिस तरह का कानून का राज स्थापित किया है, आज आम आदमी सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाएं घर से कभी भी निकल सकती हैं। तो वो जो आज राज कायम किया है ना, वो यूपी मॉडल पूरे देश में चर्चित है। हर एक जो मुख्यमंत्री है वो ये कोशिश करता है कि यूपी मॉडल को हम भी अपने प्रदेश में लागू कर पाएं और देश अपने प्रदेश में अमन चैन स्थापित कर पाएं। तो अब आधी आबादी की हम बात कर रहे हैं। आज आपने बहुत अच्छा ये आज विषय उठाया अमित जी। लेकिन क्या मुझे बताइए, कांग्रेस तो हमेशा महिला विरोधी रही है। कांग्रेस का चेहरा कब महिलाओं के पक्ष में रहा? अरे मुझे आप बताइए, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही, वो महिला थी। यूपीए सरकार का रिमोट कंट्रोल किसके पास था? वो सोनिया गांधी के पास था, वो महिला थी। अरे ये तो अपने ही घर में महिला जो प्रियंका गांधी थी, उनके साथ न्याय नहीं कर पाए, उनको कोई अच्छी जिम्मेदारी नहीं दी पाए। वो 2024 में पहली बार सांसद बनी है। उनके साथ राहुल गांधी को सोनिया गांधी कितनी बार लॉन्च करती रही, कितनी बार उनको स्थापित करती रही, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन आम जनता भी जानती है, कांग्रेस के नेता भी जानते हैं, विपक्ष भी जानता है कि प्रियंका गांधी की जिस तरह की स्टाइल है, जिस तरह का राजनीति का स्तर है, वो उसके आगे राहुल गांधी टिक नहीं पाते। लेकिन फिर कांग्रेस प्रियंका गांधी को स्थापित नहीं करना चाहती तो वो आम महिलाओं के साथ क्या खड़ी हो पाएगी, ये एक सोचने का विषय है। और आज हम इस बात को कैसे नहीं कहेंगे? अरे भाई, जिस तरह की शौचालय की स्कीम नरेंद्र मोदी लेकर आए, आवास योजना की स्कीम लेकर आए, अरे जिन मुसलमानों की बात कांग्रेस करती है, जिस मुसलमानों की ठेकेदार कांग्रेस बनती है, वहां पर 3 तलाक को खत्म करने का काम तो नरेंद्र मोदी ने किया ना। और आप देखिए कि हज यात्रा में कोई महिला, मुसलमान महिला जाना चाहती थी तो वहां पर पुरुष रिश्तेदार का जाना अनिवार्य था। यानी उसको धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं थी, वो आत्मनिर्भरता भी उस मुसलमान महिला को उपलब्ध नहीं थी। लेकिन वो अनिवार्यता भी नरेंद्र मोदी सरकार ने खत्म की ना। तो हम किस तरह की बात करें? और आप देखिए 1990 में जब यूपीए 2010 में जब यूपीए सरकार महिला आरक्षण बिल लाना चाहती थी, तब भी सपा सरकार उसके साथ नहीं थी ना। तब भी कांग्रेस अपने यूपीए के गठबंधन दलों को साथ नहीं कर पाई ना, और लोकसभा में बिल गिर गया। तो सपा का महिला विरोधी चेहरा
कांग्रेस का महिला विरोधी चेहरा सबके सामने है। ये कोई आज नई बात नहीं है, जनता के सामने सारी चीजें हैं। और जिस तरह से महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, सामाजिक रूप से सक्षम बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, और जिस तरह से आप देखिए मुद्रा लोन, आज महिलाओं को मुद्रा लोन मिलता है, बिना गारंटी की लोन मिल जाता है। ठीक है, तो तमाम इस तरह की ठीक है, मैं समझ गया। महिलाओं को फोकस करके योजनाएं बनाई गई, ये सब नरेंद्र मोदी सरकार ने किया ना। और उसी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज योगी सरकार उसी तरह का काम कर रही है। ठीक है, समझ गया। मैं आऊंगा आपके पास में, लौटूंगा। रविंद्र जी, क्योंकि आप तो पीडीए के जरिए सत्ता में वापसी चाहते हैं, आप ये दावा कर रहे हैं कि पीडीए के जरिए ही आप सरकार बनाएंगे, अखिलेश यादव एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन आपके पीडीए में महिलाएं तो नजर आती नहीं है सर। एक मौका आपके पास था, अभी महिला आरक्षण बिल लेकर के आए सदन के अंदर, आप उसको पास करवा देते तो हो सकता है कि आपको कुछ फायदा हो जाता। अब महिलाएं तो यही सोच रही हैं कि आपने उनके हक पर, उनका जो अधिकार है उस पर ढांका डाल दिया। तो पीडीए में आपके कहां है महिला? फिर भाई वहां एक मौका था, वो आपने गवा दिया, पीडीए में आपके महिला है नहीं, तो फिर बात बनेगी कैसे? अमित जी, या तो आपको मालूम नहीं है या आप बोलना नहीं चाहते जी। यह महिला आरक्षण बिल था ही। जो महिला आरक्षण बिल है उसका नाम था नारी बंधन अधिनियम, तो सितंबर 2023 में पास हो चुका है। तो अगर आपको बोलना था, आपके दर्शक आपसे मार्गदर्शन ले सके, तो ऐसे शब्द बोलने चाहिए। ये डिलिमिटेशन बिल था जी। महिला आरक्षण बिल तो पास हो चुका है। ये डिलिमिटेशन का बिल था, तो जो एक षड्यंत्र था भारतीय जनता पार्टी का चुनावी, क्योंकि वो जनता के लिए काम नहीं करती है। टोटल 3 बिल थे, जिसमें डिलिमिटेशन वाला जो है वो सब अलग था, वो एक अलग बिल था। और ये संशोधन बिल था, महिला आरक्षण संशोधन विधेयक, ये नाम था इसका पूरा। अब बोलिए आप महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल नारी बंधन अधिनियम के द्वारा पास होकर कानून बन चुका है। इसमें वितर्क क्यों कर रहे हैं? सितंबर में कानून बन चुका है, अगर वितर्क करना हो तो इसी पे कर लीजिए। अब आइए जी, नारी बंधन कितना करते हैं, इस बात से शुरू करेंगे कि लगभग 30 लाख महिलाएं भारत में गायब हैं। और सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को, योगी जी को चुनावी प्रचार से मुक्ति नहीं मिल रही है। ये कहां कड़ा है? लगातार नारियों का। रविंद्र जी सुन तो लीजिए भैया। नहीं, सोर्स तो बता दीजिए भैया। अब इतना बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं, इतना बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप, 30 लाख महिलाएं देश से गायब होने की बात आप कर रहे हैं सर, तो सोर्स तो होगा कुछ उसका। मतलब भाई ऐसी बातें तो आप नहीं करेंगे ना, मुझे पता है, मुझे यकीन है आपकी बात पर, भरोसा कर रहा हूं कि आप कोई भी गलत बात नहीं बोलेंगे, कोई गलत तथ्य आप पेश नहीं करेंगे। बोलिए आप। सोर्स सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? बोलिए सर। खाली इतना समय निकाल दीजिए नरेंद्र मोदी की तरह कि बोलने ही ना दें। नहीं सर, बोलिए, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर, सुन लीजिए। एनसीआर भी बताती है कि 2017 से 2019 के बीच में भारतवर्ष में, और ये संसद में बताया जा चुका है, भारतीय जनता पार्टी के संबंधित मंत्री द्वारा 13,13,000 महिलाएं गायब थी। तो 19 के बाद से अब कितना चल रहा? 26। अगर पूरे आंकड़े जो हमने मिला के देखे हैं, वो लगभग 25 से 30 लाख के बीच में आता है। सोर्स मिल गया होगा अगर आपको, तो कायदे से आप जांच कराइएगा, आपके पास हमसे ज्यादा बड़ी टीम होगी इसके लिए जी। अब आ जाइए, मणिपुर में रोज नारियों का अपहरण हो रहा है, चीर हरण हो रहा है। नारी बंधन बिल लेके आएंगे। नारी आरक्षण तब होता जब नारी बंधन अधिनियम जो कानून बन गया, उसके अनुसार जो हमारे पास लोकसभा में सीटें हैं अभी, उसी लोकसभा सीटों में से हम उनको 1/3 मतलब 33% आरक्षण दे दिए होते। नारी बंधन बिल की बात कौन कर रहा है? जो नारी के साथ रहा ही नहीं, नारी को जानता ही नहीं है, जिसके पार्टी की मुखिया कभी नारी बनी नहीं, जिसके पार्टियों में नारी को कोई प्रतिनिधित्व दिया ही नहीं जाता है, वो नारी अधिनियम की बात कर रहा है। एक सज्जन बना रहा है कि नारियों को बहुत सक्षम बना दिया, तो इतना सक्षम बनाया कि महिलाएं गायब हो गई, 3 तलाक खत्म कर दिया बता रहे हैं। वो एक धर्म समुदाय का, तो बता रहे हैं 3 तलाक खत्म कर दिया। तो एक हमारी जो प्रथम महिला ही मानी जाएंगी राजनीतिक रूप से, उनके साथ कौन सा तलाक चल रहा है? यही इज्जत हो रही है नारी अधिनियम की। यही हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। एक जनी तो रखे ही नहीं है, तो उनके साथ कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर बता दिया मुस्लिम महिलाओं को कहाँ जाने का परमिशन दे दिया। अरे सबरीमाला में जाने से कौन रोक रहा है?
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद यही भारतीय जनता पार्टी रोक रही है। और अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, फोर्सेस की बात करते हैं कि योगी जी ने बड़ा काम कर दिया, यौन उत्पीड़न की सबसे ज्यादा महिला आरक्षियों के साथ पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होती है। कहिए तो मैं आपको गिना दूं, 100 घटनाएं तो मैं जवानी गिना दूंगा आपको। और इतनी बीभत्स घटना घटित हुई गोरखपुर में, और जो उनकी भर्तियां हो रही है, मत भैया यार, आप टोक ज्यादा हैं। अरे टोक नहीं रहा हूं, इतनी बीभत्स घटना घटित हुई नहीं कहते हैं गोरखपुर में कि जहां आरक्षी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता था, उनके बाथरूम में कैमरे लगाए गए थे। ये नारी बंधन की बात करेंगे, ये डिलिमिटेशन की बात करेंगे कब? जब 5 राज्य में चुनाव चल रहा होगा तब। इनके बस का राजनीति नहीं है, इनके बस का अपहरण है, इनके बस का गुंडागर्दी है, इनके बस का दंगा है। और विकास की बात करते हैं, पूरे विश्व में अभी ट्रंप ने तमाचा मारा है कि नरक है भारत। उस भारतवर्ष में नारियां भी आती हैं। और ट्रंप को भारत ने क्या बोला है ये नहीं बताएंगे आप, क्योंकि वो आपको सूट नहीं करेगा। ट्रंप के इस बयान के बाद भारत ने क्या जवाब दिया? जो आपको जो सूट कर रहा है आप वो करवा रहे भैया, और जो हमको सूट ना कर रहा आप बता दीजिए। नहीं तो मैं तो वही पूछ रहा हूं ना। नहीं भाई ट्रंप ने भारत को क्या बोला ये तो आपको पता है, लेकिन फिर भारत ने उसका क्या जवाब दिया वो आप नहीं बता रहे, वो आप छुपा रहे हैं। ऐसा क्यों भाई? अब दोनों बातें बताइए ना। प्रधानमंत्री मोदी से क्या कहा गया, यहाँ से फिर क्या बोला गया जवाब? बहुत गारंटी के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ करता हूँ। प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं है कि ट्रंप के खिलाफ कुछ बोल दें। जितने भी एप्स्टीन फाइल के अपराधी थे सबको निकाल के बाहर कर दिया गया दूसरे देश में। प्रधानमंत्री मोदी की हिम्मत नहीं हुई। तो भारत क्या बोलेगा? गौरव जी जवाब दीजिए, भारत ने क्या गौरव जी जवाब दीजिए। आपके सामने बोल रहे हैं कि भाई किस तरीके से बीजेपी राज्य में, यूपी के अंदर या फिर केंद्र में मोदी गवर्नमेंट किस तरीके से महिलाओं का सम्मान कर रही है, आपके सामने बता रहे हैं सर। गौरव जी आप बताइए ना, आप बताइए 3 चीज बताइए जो सम्मान कर रही हो। नहीं मैं भाई, अगर मैं बीजेपी का प्रवक्ता होता तो मैं बताता आपको, लेकिन मेरा काम तो एंकर बीजेपी का मेरा रोल अलग है। 3 चीजें बता दें जो सम्मान किया हो नारियों का। मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने जवाब दिया। अब आपने बहुत सारे सवाल खड़े किए, उनका जवाब देने के लिए गौरव जी बैठे बीजेपी की तरफ से, तो मैं जवाब क्यों दूंगा? गौरव जी आप बोलिए। ठीक है, नारियों का बलात्कारी, ठीक है, अब सुन लीजिए ना सर। हाँ तो सबका जवाब देंगे भाई, बारी बारी से सबका जवाब देंगे। गौरव जी इसीलिए तो बैठे हैं। गौरव जी जवाब दीजिए। गौरव जी आप बोलिए। जी अमित जी देखिए, नारी शक्ति के साथ ये सरकार जब 2014 में बनी तो उस समय से जो यात्रा शुरू हुई, चाहे वो केंद्र की हो चाहे 2017 में उत्तर प्रदेश की हो, ये मातृशक्ति का ही देन है कि बार बार हमारी सरकार रिपीट हो रही है। केंद्र में तीसरी बार, उत्तर प्रदेश में भी 2027 में तीसरी बार। और महिला सशक्तिकरण के बारे में वो क्या बोलेंगे जिनके नेता कहते थे कि 4 लोग मिलकर बलात्कार नहीं कर सकते, लड़कों से गलती हो जाया करती है। वो दौर भी देखा है इस प्रदेश ने जब सड़कों पर माँ बेटी का साथ बलात्कार किया जाता है और उन बलात्कारियों के खिलाफ FIR तक नहीं होता है। इतना बुरा दौर था कि बेटियां घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। ड्रॉप आउट केस 80% 90% हुआ करते थे। नौकरी तो भूल ही जाइए, महिलाएं नौकरी पा जाएं ये तो दुस्वप्न था। लेकिन आज सभी सेक्टर्स में अगर सबसे अधिक कोई सुधार हुआ है, जो चारों पिलर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किए महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो उनके आर्थिक फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो, सबसे अधिक फाइनेंशियल इंक्लूजन राष्ट्रीय स्तर पर और उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक स्तर पर भी अगर आप देखेंगे तो रिकॉर्ड जनधन अकाउंट जो है महिलाओं के लिए खुला है। सबसे अधिक उज्ज्वला योजना का लाभ महिलाओं को मिला है। घरों का जो प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के जो घर आवंटित हुए हैं वो सर्वाधिक महिलाओं के नाम से हुए हैं। जितनी भी नौकरियां हैं उसमें 25 से 30%, चाहे वो पुलिस की भर्ती रही हो, स्वास्थ्य विभाग की भर्ती रही हो, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जो महिलाओं को स्वावलंबन दिया गया, उसमें सभी में महिलाओं का भरपूर उपयोग किया जाए। इस सरकार ने, चाहे वो केंद्र की हो उत्तर प्रदेश की हो, महिलाओं का जो योगदान है GDP में वो अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर है। और वो लोग जो तंदूर कांड करने वाले लोग रहे हों, जिन्होंने महिलाओं का कभी सम्मान नहीं किया, हमेशा अपमान किया, वो आज महिलाओं की बात कर रहे हैं। अरे इनकी पार्टी तो माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया इनके कार्यकर्ताओं ने। तो वो महिला सशक्तिकरण और उनके सम्मान की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश की महिलाएं भली प्रकार जानती हैं, ये मातृशक्ति जानती है कि गुंडे किस पार्टी में बसते हैं, किसके गाड़ी में कौन सा झंडा होता है और वो कौन सी पार्टी का गुंडा कहलाता है। ये कोई भूला नहीं है। इनका भय आज भी व्याप्त है और वो सबसे अधिक किसमें व्याप्त है तो देश की
महिलाओं में ही व्याप्त है। समाजवादी पार्टी आज वो आधी आबादी की बात कर रही है, अपना चरित्र तो स्पष्ट नहीं कर पाई। आज महिलाओं को अधिकार देने का जो एक बेड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया था, एक अवसर था, परिसीमन दे करके, सीटों की संख्या बढ़ा करके, आज उसके विरोध में ये लोग खड़े हुए हैं। और सही कहा, अभी हमारे पूर्व के विश्लेषक ने कहा 2010 में भी ये विरोध में खड़े थे, आज भी विरोध में खड़े हैं। और यदि इनके हाथ में कोई भी हथियार आ जाए तो सबसे पहला शिकार इनका होगा। वो तो कह रहे हैं आपके सामने, हम विरोध में कहा है, वो तो नहीं आपके सामने कहा ना रविंद्र जी ने भाई कि हम उनके उसके विरोध में कहा है। अगर आप महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं तो आप दीजिए, कौन मना कर रहा है? वो 2023 में पास हो तो चुका है, उसके मुताबिक दे दीजिए आप 545 में से, क्या समस्या है उसमें? ठीक है तो ये परिसीमन भी तो ड्यू है, सेंसस भी तो ड्यू है, वो भी तो होना चाहिए, और सीटों की संख्या भी बढ़नी है, उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को क्यों नहीं पूरा होने देते? उसमें रोड़ा क्यों अटका रहे हैं भाई? उसमें रोड़ा क्यों अटका रहे हैं? अगर ये वास्तव में मातृशक्ति के अगर पुरोधा हैं, उनका हक देना चाहते हैं तो दे, अपने पार्टी में देके दिखाएं। हमारी पार्टी तो देते ही है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का है, इनके पास नहीं है, इसलिए ये दिया मत दिखाएं हम लोगों को। हमारे यहाँ भरपूर सम्मान है, और जहां जिस तरह से जैसी आवश्यकता होती है वैसे दिया भी जाता है, और हमारी पार्टी ने सदैव महिलाओं का सम्मान किया है। और इतना ही नहीं, सरकार आने के बाद सबसे पहला एंटी रोमियो स्क्वाड माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया, उसके तहत तमाम कार्रवाई हुई। सबसे अधिक महिला अपराध में कन्विक्शन रेट अगर उत्तर देश में कहीं है तो वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, देश के किसी राज्य में नहीं। सर्वाधिक कन्विक्शन रेट उत्तर प्रदेश का है। इसलिए महिलाओं के प्रति अब कोई छेड़खानी करता है तो अगले चौराहे तक जाते जाते वो लंगड़ा करके चलता है, या चलने लायक ही कभी नहीं बचता है। ये स्थिति है, और देश की महिलाएं, उत्तर प्रदेश की महिलाएं ये देख रही हैं। इसलिए सांझ को क्या आज, इसलिए ये मानकर चलिए 2027 में भी उत्तर प्रदेश में जो झंडा फहरेगा वो मातृशक्ति का सबसे बड़ा योगदान होगा भारतीय जनता पार्टी के साथ। ठीक है सर, ठीक है। देखिए डॉक्टर टीना भाई, लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये नारा तो फेल हो गया, अब कोई दूसरा नारा गढ़ना पड़ेगा। अब वो नारा क्या होगा, किस तरीके से आप बीट कर, क्योंकि भाई देखिए समाजवादी पार्टी कह रही है पीडीए है हमारे पास, और भी बहुत सारी चीजें हैं। बीजेपी बता रही है कि उन्होंने किस तरीके से महिलाओं के लिए लगातार काम किया है, नारी शक्ति को कैसे अधिकार दिए जा रहे हैं, और उनके पास तो बहुत सारी चीजें हैं, उनके पास तो हिंदुत्व भी है, उनके पास तो और भी कुछ चीजें हैं, सरकार में तो है ही, 10 साल का जो काम है वो भी उनके पास है। एक कांग्रेस के पास क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ भाई। बैसाखी के सहारे कब तक आप इसी तरीके से चलते रहेंगे? लड़की हूं लड़ सकती नहीं चला, लड़की हूं लड़ सकती हूं नहीं चला, तो अब चलेगा क्या, ये बताइए ना, क्या है आपके पास महिलाओं के लिए? आपने जो सवाल किया, मैं समझती हूँ ये सवाल ही बेबुनियाद है। ये आप कह ही नहीं सकते आधी आबादी को कि लड़की हूं लड़ सकती हूँ, नारा फेल हो गया जी। तो क्या नारा है, क्या नारा सफल हुआ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सफल हो गया? भाई नारा तो वोट के लिए दिया था। सुनिए भाई, नारा दिया गया था वोट के लिए, वोट मिला क्या इस पर? भाई प्रियंका गांधी ने ये जो नारा दिया था, या कांग्रेस पार्टी ने जो नारा दिया था, वो नारा क्या काम आया? नारे तो भाई चुनाव जीतने के लिए नारे दिए जाते हैं, वोट पाने के लिए नारे दिए जाते हैं। भाई ये नारा लड़कियों के लिए बनाया गया, लेकिन लड़कियों ने, महिलाओं ने क्या वोट किया कांग्रेस पार्टी को? नहीं किया। बताइए, और किया तो कितनी सीटें आई आपकी? अरे आप सुनेंगे तभी। महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, आप महिलाओं को बोलने नहीं दे रहे हैं जी। आप तो इतना ये क्या तरीका है? और आपका कहना आधी आबादी का अपमान है ये साफ। नहीं, लेकिन डॉक्टर टीना नहीं होता। सिर्फ एक प्रवक्ता के रूप में, नहीं आप बोलिए, मैं पूरा मौका दूंगा मैम आपको, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि एक प्रवक्ता के रूप में किसी महिला को बिठा देना, ये थोड़ी है कि भाई उसको अधिकार मिल गया, महिलाओं को अधिकार मिल गया, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं मैं आपकी बात आप आधी आबादी का अपमान कर रहे हैं। आप सवाल ऐसा पूछिए, आधी आबादी का अपमान कर रहे हैं। पूरा मौका दे रहा हूं आपको, बोलिए ना। बिल्कुल, ये जो आपका सवाल है, जो आपने फर्स्ट में ही बोला, फर्स्ट हाफ में ही, कि आपने कहा कि भाई ये नारा फेल हो गया। नारा फेल कैसे हो सकता है बताइए आप? आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस ने दिया या बीजेपी ने दिया। लड़की लड़ सकती हो, बिल्कुल लड़ सकती है। लड़कियां क्यों नहीं लड़ सकती है? अच्छा, बीजेपी आपसे भी लड़ सकते हैं, इंडिया शाइनिंग का नारा भी लड़ सकते हैं। इंडिया शाइनिंग का नारा किसी का फेल हुआ तो वो नारा फेल हो गया था, है ना? नहीं, अब आप मुझे बोलने दीजिए साहब। भाई इंडिया शाइनिंग को आज भी आप गाते हैं कि नहीं गाते? नहीं, आप ये बताइए, इंडिया शाइनिंग की आज भी आप किसी पार्टी को धोते हैं उस नारे को लेकर के? नहीं धोते हैं, बताइए। तो फेल हुआ ना नारा वो, तभी तो आप बोलते हैं। हम तो नहीं, गलत क्या हो तो बताइए। नारे का भी सम्मान करते हैं। सुनिए, हम तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस जो इनिशिएटिव लिया गया था, क्योंकि मैं खुद हरियाणा से हूँ, हम तो इस नारे का भी सम्मान करते हैं। इसका सम्मान कौन नहीं करता? भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्मान नहीं करते हैं, बताइए। इनके ही तो नेता पाए जाते हैं ना, जो बलात्कार में हैं, जो की करते दांत फाड़े जाते हैं, संसद में दिखाई देते हैं, तो इन्हीं के नेता है। जो नारा दे रहा है वो ऐसे काम कर रहे हैं। तो सवाल यहाँ ये है,
अब आपको मैं अपनी वक्तव्य में बस ये सुनाना चाहती हूँ, इसको जरा सुन लीजिए। हम लोगों ने कह दिया है कि अपने स्तर पर इस पर चर्चा करें संसद में। नहीं, वो मैं समझ गया क्या दिखा रहे हैं आप। वो मैं नहीं, ये योगी जी है, सुनिए मुख्यमंत्री है साहब, इनको सुनिए। मैं समझ गया, लेकिन अभी उन्होंने क्या कहा है वो है आपके पास वीडियो? अभी लगातार वो क्या कह रहे हैं वो वीडियो है क्या आपके पास? जिन स्थितियों में और जिन परिस्थितियों में विधेयक आया, नहीं वो भी बताइए ना। वो मैं समझ गया, वो मुझे पता है कि आप क्या दिखा रही हैं। ये कह रहे हैं वीडियो है जी, हाँ। देखिए हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है जी। ये कह रहे हैं कि पहले अपनी पार्टी में डिस्कशन करेंगे, ये 2009 की बात है। 2010 में विरोध करने वाले कौन थे? माननीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी विरोध कर रही थी। 1989 की बात करेंगे, लालकृष्ण आडवाणी से लेके जिनके इनके कद्दावर नेता थे, सबने विरोध किया इस बिल का। तो महिलाओं के विरोध में तो ये शुरू से रहे। अब साहब हम पूछते हैं, हम इनसे सवाल पूछते हैं कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए, क्यों किसी महिला को नहीं बना दिया गया साहब? क्यों आपको एक नितिन नवीन जी एक पुरुष को लाना पड़ा? आप तो कह रहे हैं ना महिलाओं के मसीहा बन रहे हैं, तो बना देते किसी महिला को, क्या समस्या है? हमारे यहाँ का अगर 100 साल का किसी आदिवासी को राष्ट्रपति क्यों नहीं बनाने दिया आप लोगों ने आज तक? हाँ, हमारे यहाँ दलित भी बने हैं। चुप, अब आप सुन लीजिए, मैं आपके बीच में आदिवासी को क्यों नहीं बनने दिया? नहीं, अगर देखिए गौरव अमित जी, अगर कोई ऐसे बीच में बात करेगा तो मैं डिबेट नहीं करती हूँ। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि भाई महिलाएं बहुत सुरक्षित है यूपी में, तो भेज दीजिए अमित जी। जो अमित शाह ने कहा कि हाँ 2 बजे भी लड़कियां स्कूटी पर चल के गहने पहन के जा सकती है, तो भेजिए अपने घर वालों को, बेटियों को भेजिए अगर है हिम्मत तो। आप अगर बोल रहे हैं तो सच्चाई के साथ वो लागू भी होना चाहिए ना उस राज्य में। उस राज्य में देखिए महिलाओं की क्या स्थिति है, लेकिन सिर्फ जो है नेता सिर्फ अपने फायदे के लिए कुछ भी बोल जाएंगे, है ना। हम दिल्ली में बैठे एक IAS की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार हुआ, वो पूरा देश देख रहा है, लेकिन सबको खामोश होके बैठ जाते हैं। जिसकी सरकार होती है, अब जिसकी सरकार होती है वो आगे डिफेंड करने आ गए। आप ये देखिए कि महिलाएं जो एक्चुअल में जो दर्द महसूस कर रही है, जो वहां रह रही है, उनके साथ कैसे व्यवहार किया जा रहा है। पूरे देश में अगर पूरे देश की बात कर ली जाए, बेटियों का स्थान कहाँ पर है? और हम चाहते हैं, हमने तो इस महिला रिजर्वेशन बिल का समर्थन किया, तभी तो 2023 में इसको इम्प्लीमेंट किया, लागू किया, करने की बात की गई, इसको बिल में पारित किया गया। किसने साथ दिया? समस्त इंडिया अलायंस के सभी समर्थक नेताओं ने साथ दिया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने क्या इसमें पेच फंसा दिया कि सेंसस होगा, परिसीमन होगा। अरे साहब आपको क्या तकलीफ है? हमारे हरियाणा से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, सब जगह पार्टी को क्या तकलीफ है? लेकिन नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ डॉक्टर टीना आपसे कि इससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को क्या दिक्कत है? भाई डिलिमिटेशन होना चाहिए, समय की जरूरत है ना, ये तो समय की मांग है। ये जरूरी भी है और मजबूरी भी है। सेंसस होना चाहिए। बिल्कुल, सुनिए तो उसमें दिक्कत क्या है? आप मुझे बताइए कि सरकार गलत कहाँ है? अगर सरकार की मंशा है भी तो उसमें गलत क्या है? भाई आबादी के हिसाब से सीटें बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए। भाई सेंसस होना चाहिए, संसद में हमारे गृहमंत्री जी ने तो ये भी आश्वासन दिया कि 1 घंटे का आप समय दीजिए, वो भी हम संशोधन करके ला देते हैं। अच्छा, 1 घंटे में ला देंगे, संशोधन करके ला देते हैं, लेकिन उसके लिए भी तो नहीं। जो सितंबर 2023 में किया था वो क्या था? वो ऐतिहासिक नहीं था क्या उस समय? आप लोगों ने शर्त रखी थी, पैसा बर्बाद करते हैं। सुनिए मेरी बात, परिसीमन करके ये साउथ नॉर्थ विभाजन करना चाहते हैं, ये हम होने नहीं देंगे। ये चाहते हैं, इनके लिए दक्षिण के द्वार पूरी तरीके से बंद है भारतीय जनता पार्टी के लिए। दक्षिण के द्वार ये खोल ही नहीं पाएंगे। ये चाहते थे इस बिल के माध्यम से, ये चाहते थे दक्षिण के द्वार खोल ले और 2029 में इनकी सरकार आसानी से बन जाए। लेकिन आप महिलाओं के पीछे छुपकर आप इस बिल को पास कर लेंगे? इतना मूर्ख समझा है क्या देश की महिलाओं को भी, और जो संसद में बैठे उन लोगों को भी मूर्ख समझा है क्या आप लोगों ने? तो ऐसा होगा नहीं, इनकी मंशा कभी पूर्ण नहीं होगी। लेकिन डॉक्टर टीना, संसद के अंदर बैठकर ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि देश के किसी भी राज्य के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। ये बात भी तो आपको पता होगी, कही थी कि नहीं कही थी? कही थी। तो सुनिए, उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने सारे मुख्यमंत्रियों से बात करी है, मैंने सब नेताओं से बात की। किस नेता से बात की है? लगातार विपक्ष ने 3 लेटर भेजे हैं साहब को कि साहब ये 29 अप्रैल के बाद कर लीजिए, चुनाव हो जाएंगे तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल की, क्या तकलीफ है आपको? क्यों नहीं कर पाए? इनको तो 20 चुनाव के बीच में ही जो है सत्र बुलाना था, क्योंकि ये भाग दौड़ में सोच रहे थे कि फटाफट जल्दी हम इस बिल को पारित कर ले, फिर हर जगह ये कहें क्रेडिट जीवी है ना ये लोग। ये जो ब्लैंक चेक बांटते फिरते हैं, क्रेडिट जीवी सारे संशोधन को सरकार मानने के लिए तैयार थी, लेकिन संसद में आश्वासन दे रही थी, बावजूद महिला विरोधी है। महिला विरोधियों का चेहरा दिख रहा है, योगी जी का चेहरा दिख रहा है कि कितने महिला विरोधी है। 2009 का बयान भूल गए, कह रहे हम तो बात करेंगे महिलाओं को ऐसे कैसे, हम अपने पार्टी के अंदर बात करेंगे इस विषय पर।
यही लोग तो थे जो समर्थन में नहीं खड़े थे। आज ये कह रहे कि हम मसीहा बनना चाहते, तो ये संभव ही नहीं है किसी भी तरीके से कि आप महिलाओं के लिए आपके विचार 30 महीने में आपका हृदय परिवर्तन हो गया। साहब ये देखिए कमाल इनका 30 महीने में हृदय परिवर्तन हुआ कि अचानक जो 2023 में था वो 26 में आके कहते कि नहीं हम इस बिल को लाना चाहते। तो नारी बंधन बिल क्या था उस समय, आप लागू कर देते ना 2024 में। समस्या कहाँ थी, हम ये जानना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ओबीसी महिलाएं भी शामिल हो उसमें। ओबीसी महिलाओं से क्या तकलीफ है? देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं, तो आप पुरुष ओबीसी हो सकता है तो महिला ओबीसी क्यों नहीं आ सकती संसद में? और ये बार बार जो कहते हैं ना, इनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ जो है राजनीतिक रोटियां सेकने की थी कि इनको सिर्फ वोट चाहिए था। ये चाहते थे परिसीमन करके काउंट नोट करके इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बदलना चाहते हैं। ये विपक्ष के साथी जितने नेता थे कि नहीं चाहते इस देश के अंदर जो है इस तरीके की संविधान को ये जरा सा भी चोट पहुंचाने का कोशिश करे। जरा सा भी चोट पहुंचाएंगे सारे नेता खड़े हो जाएंगे, और यही उनके साथ हुआ। तो ये बिल नहीं गिरा, इनका अहंकार गिरा है, इनको धक्का लगा है। पहली बार धक्का लगा और अब धीरे धीरे धक्के लगेंगे। अब 4 मई के बाद तो इनको और धक्के लगने वाले हैं। तो अब ये पूरी तरीके से बौखलाए हुए, इसलिए तो हम पुकार कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 4 मई को कांग्रेस पार्टी कहां का सरकार बना रही है? जी, सरकार रिजल्ट आने के बाद आप अपनी डिबेट में मुझे बुलाइएगा, मैं आपको बताती हूँ। मैम जब आप मैं भविष्यवाणी नहीं करती, मैं भविष्यवाणी नहीं करती हूँ साहब। मैं हमेशा नहीं हूँ, अगर आप इतनी कॉन्फिडेंट मैं देश के प्रधानमंत्री हूँ, ना मैं ये कहती कि मैं 400 पार हूँ। आपने कहा कि 4 मई के बाद 4 मई को बीजेपी को कई झटके लगने वाले। अब पानी पी लीजिए, खैर मैं आता हूँ आपके पास, पानी पी लीजिए। हाँ मैं आता हूँ आपके पास। हेमंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हेमंत जी हाँ आप बोलिए, उसके बाद मैं आता हूँ। देखिए अमित जी 1976 में देश की आबादी 55 करोड़ थी और लोकसभा की सीटें 543 थी। आज जब देश की आबादी 140 करोड़ है तो भी आज लोकसभा की सीटें 543 है। तो आप देखिए 127 संसदीय क्षेत्र तो ऐसे हैं देश में जहां पर 20 लाख से ज्यादा वोटर्स की संख्या है। तो एक जगह एक क्षेत्र में 10 लाख की वोटर्स हैं, एक में 20 लाख वोटर्स हैं, कई 40 लाख वोटर्स हैं। तो क्या ये समानता, ये असमानता दूर नहीं होनी चाहिए? अरे भाई कोई सांसद कैसे 40 लाख वोटर्स को संभाल सकता है? नहीं संभाल सकता। लेकिन हेमंत जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जब फिर जो 2023 में जो बिल लाया गया था, ये बात उस समय क्यों नहीं सोची गई थी? ये क्योंकि जो आज अगर ये बात हमें याद आ रही है तो ये बात तो उस समय भी लागू होती है। तो फिर ये 2023 में जो बिल लाया गया था, जिसका सभी पार्टियों ने सर्वसहमति से उसको पास कराया, सबने उसमें सहयोग किया, सबने उसमें हामी भरी, तो उसी वक्त ये सब चीजें क्यों नहीं सोची गई थी? 3 साल में ऐसा क्या कुछ बदल गया? बीजेपी की क्या रणनीति रही है तो बीजेपी जाने, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि परिसीमन आज देश की जरूरत है, देश की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि मैं वही जानना चाह रहा हूं कि 3 साल पहले क्या इसकी जरूरत नहीं थी? 2023 में क्या 3 साल पहले इसकी जरूरत नहीं थी? बिल्कुल रही होगी। तो उस वक्त क्यों विचार नहीं किया गया? उस वक्त विचार क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल रही होगी, लेकिन आज मैं कह रहा हूं देर सवेर अगर आज भी अगर बीजेपी इस कदम को आगे बढ़ाती है तो विपक्ष के लोगों को क्या दिक्कत है? जब अमित शाह ने ये आश्वस्त कर दिया लोकसभा को, संसद को, हाउस को कि भाई 50% सीटें सभी जगह एक समान बढ़ाई जाएंगी, एक अनुपात में बढ़ाई जाएंगी, फिर क्यों विपक्ष ने दक्षिण और उत्तर का भ्रम फैला दिया? क्योंकि ये बात तो स्पष्ट हो गई थी ना कि दक्षिण में भी उसी अनुपात में सीटें बढ़ेंगी जितनी उत्तर में बढ़ेंगी। तो ये तो भ्रम स्पष्ट तौर पर अमित शाह ने दूर कर दिया था और उनका कि मैं 1 घंटे में मैं दूसरा प्रस्ताव लेकर आ जाऊंगा। लेकिन चूंकि कांग्रेस की जो अभी नेत्री कह रही थी कि इनको चुनावों में डर था, लेकिन चुनावों में तो फिर भी एक्सपोज हो गई ना। आपने बिल को गिरा दिया तो भी आप तो चुनावों में एक्सपोज हो गए। तो जो डर आपको था वो स्ट्रेटेजी में तो आप फेल हो गए और बीजेपी पास हो गई। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि सब बीजेपी की इस बिल को लाने की टाइमिंग गलत थी, तो वो टाइमिंग गलत थी तो फिर वो तो जो स्ट्रेटेजी थी उसमें बीजेपी पास हो गई। वो तो जो चुनावी क्षेत्रों में, चुनावी प्रदेशों में जो मैसेज देना चाहती थी बीजेपी, वो देने में सफल हो गई। तो आप ऐसी रणनीति में क्यों पास नहीं हो पाती विपक्ष के लोग? ये एक बहुत बड़ा बिल्कुल सही बात है। और रविंद्र जी ये तो प्रधानमंत्री ने खुद बोला था सदन के अंदर, मुझे अच्छे से याद है कि भाई आप अगर इसका विरोध करेंगे तो मुझे जरूर फायदा होगा, लेकिन हाँ अगर आप हमारा सहयोग करेंगे, इसको सर्वसम्मति से आप पास कराएंगे तो ना आपको फायदा होगा ना हमें फायदा होगा। अगर आप इसको गिराएंगे तो आपको नुकसान होगा, और वही हो गया। रविंद्र जी इसका जवाब बंबई में एक महिला ने दिया जो प्रश्न आपने पूछा, और उस महिला के खिलाफ FIR करवा दी गई है। तो प्रधानमंत्री का जी का जवाब सड़क पर एक महिला ने दे दिया है।
जो इवेंट बना के जो आपने कहा ना वो इवेंट है, उस इवेंट को बना के सड़क पे उतरे थे झंडा उंडा लेके, तो महिला ने जवाब दिया उसका, कोई पुरुष नहीं उतरा। अब आ जाते हैं अभी विश्लेषक महोदय जनसंख्या और सीट की तुलना की बात कर रहे थे। जिस सरकार ने जनगणना कराने में अक्षम रही हो, जनगणना और सीटों की बात क्या करेंगे? तो पहले विश्लेषक महोदय को करना बताना चाहिए था कि 7 साल गुजर गए, जनसंख्या जनगणना क्यों नहीं करा पाए? 1 महीने में तो पूरे भारतवर्ष का SIR करा दिया आपने, तो जनगणना कराने में क्या परेशानी थी? उसके बाद सीट की बात कर लेते। जनता के दर्द को नहीं समझते। फिर बता दिया इन्होंने कि अमित शाह जी ने संसद में पता नहीं क्या कह दिया था। तो जो अमित शाह जी संसद में 1 घंटे के लिए कह रहे हैं उसको हाइपोथेसिस कहा जाएगा, और संसद में हाइपोथेसिस नहीं चलती है। अमित शाह को भी नहीं मालूम होगा, मीडिया वाले जो दुष्प्रचारित करते हैं उनको भी नहीं मालूम होगा, और जो विश्लेषक कर रहे हैं उनको भी 1 घंटे में कोई बिल ड्राफ्ट नहीं हो जाता है। जो ऐसा कहता है वो भारतीय संसद का अपमान करता है, चाहे अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो। अब आ जाते हैं जरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बड़ी बड़ी बातें की लंगड़ाने वगड़ाने की। एक 3 वर्षीय बालिका का लखनऊ में बलात्कार हो जाता है, लंगड़ा के चला नहीं वो आदमी। इसी लखनऊ में एक महिला आरक्षी का उसका RI यौन शोषण करता है, लंगड़ा के चला नहीं। इसी लखनऊ के कृष्णनगर थाने में एक महिला में तैनात ATS में तैनात महिला सिपाही का यौन शोषण हुआ, वो तो लंगड़ा के चला नहीं। ना किसी चौराहे पे यमराज दिखाई पड़े। इसी कमिश्नरेट में, लखनऊ कमिश्नरेट में एक महिला जो ट्रांसफर होके आई थी और वो कांस्टेबल नहीं थी, वो हेड कांस्टेबल थी, उसका यौन शोषण हो जाता है। सिपाही थे सारे करने वाले, पुलिस विभाग के, वो लंगड़ा के चला नहीं। ये झूठ बहुत दिन तक नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बताया इतनी ज्यादा यौन उत्पीड़न की घटनाएं हैं से जो हमारी सुरक्षा बल है इतना पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। और फिर आ जाते हैं उत्तर प्रदेश, इन्होंने कह दिया कि नहीं साहब आप गुंडों की पार्टी है, ये तो झंडा गुंडा रटा दिया गया है, मानसिक रूप से गुलाम बना दिया जाए, इसके बाद कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। गुंडा कौन है? मुख्यमंत्री, सबसे ज्यादा FIR, मुकदमे वापस। उप मुख्यमंत्री, गंभीर मामलों में FIR, मुकदमे वापस। 111 माननीय गंभीर अपराधी के मुकदमे। फिर 3 सजा याफ्ता, वर्तमान में मंत्री, 2 कैबिनेट मंत्री, एक आयोग में। यह है गुंडों की पार्टी, यह है गुंडा। इतनी बड़ी गुंडों का सदन पूरे विश्व के लोकतंत्र देश में कहीं भी नहीं रहा। अगले बता रहे थे उज्ज्वला नौकरियों की बात कर रहे थे। नौकरियों में हमने 100 नंबर, 108 नंबर, 10-90 केवल नौकरियां दी, महिलाओं को नौकरियां दी। और महिलाओं को इन लोगों ने 8 घंटे की नौकरी के लिए इन्होंने 12 घंटे बात कर दिया। जब उन्होंने विरोध किया, डंडे से पीटा, FIR दर्ज करा दी। ये इज्जत करते हैं महिलाओं? नहीं भाई, आप ये बताइए, पुलिस कार्यबल की क्षमता को 13% से बढ़ा करके अगर 30% तक चले गए, 26% तक चले गए, और आप ये देखिए कि 20% की अनिवार्यता, आज ही कहा योगी जी ने कि 20% की अनिवार्यता है महिलाओं को नौकरी में। तो मतलब आप ये सोचिए ना कि आपके समय में क्या था और अब क्या है, अंतर तो देखिए ना। कम से कम भाई कथनी और करनी में जो अंतर है वो तो आपको साफ नजर आ रहा है ना, उसको तो स्वीकार करिए। स्वीकार नहीं कर पाएंगे, अंतर तो मालूम इतना टोकते क्यों हैं? मतलब आपको लगता है बीजेपी का नेता बोला नहीं टोका आपने? सर नॉन स्टॉप आप बोल रहे हैं सर, पिछले 5 मिनट से। नहीं रविंद्र जी आप नॉन स्टॉप 5 मिनट से बोल रहे थे, मैंने आपको टोका नहीं सर। आपने नहीं आपने यहाँ तक कि आपने मुख्यमंत्री को गुंडा तक कहा। नहीं रविंद्र जी यहाँ तक कि आपने मुख्यमंत्री को गुंडा तक बोला, मैंने तब भी आपको नहीं रोका, जबकि मुझे इस पर आपत्ति है, और आपत्ति है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए मतलब एक मुख्यमंत्री के लिए आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे उस पर भी आपत्ति थी, लेकिन मैंने आपको नहीं रोका क्योंकि आपको बुरा लग जाएगा। और आप कह रहे हैं कि मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आपको टोक रहा हूं, मैं आपको बोलने नहीं दे रहा हूं। पिछले 6 मिनट से लगातार आप बोल रहे हैं सर। और ऐसी नहीं और आप भाषा देखिए ना रविंद्र जी, आप कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप देखिए।
मैंने फिर भी आपको नहीं रोका और आप कह रहे हैं मैं टोक रहा हूं आपको, मैं आपको रोक रहा हूं। कैसी बात कर रहे हैं आप? बता रहा हूं 21वीं बार रोके हैं, मैं गिनता रहता हूं, इसीलिए लिख के एक एक पॉइंट बनाता रहता हूं। 21वीं बार आपने रोका है। नहीं सर, नहीं काउंटर सवाल करने को रोकना नहीं कहते रविंद्र जी, वो मेरा अधिकार है सर, वो मैं कर रहा हूँ। मैंने नहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी मैंने काउंटर सवाल किया। नहीं, आप ऐसा करिएगा, जब डिबेट खत्म हो जाएगी उसके बाद आप घर बैठकर देखिए इसको। मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी काउंटर सवाल किया है, लेकिन आपने अपने दिमाग में बात बिठा रखी है, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ सर? मेरा उसमें कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि आपका डिबेट में देखा हुआ है और उसका मैं डिबेट रखा हुआ है। एक डिबेट आपके एमडी को भी भेज दिया था मैंने, आपके साथ वाला जी। नहीं वो आपका चरित्र में डिबेट में देखा हुआ है। हो सकता है आपको मजबूर किया जाता हो, अगर आपको मजबूर किया जाता हो तो जनता देखती भी होगी। सर क्या बात कर रहे हैं आप, मैं वही तो कह रहा हूँ। अच्छा अभी आपने मुख्यमंत्री के बारे में बात कर, अभी आपने मुख्यमंत्री को गुंडा कहा कि नहीं कहा? नहीं मुझे आप बताइए, अभी आपने रविंद्र जी आपने अभी मुख्यमंत्री को गुंडा कहा कि नहीं कहा? बात से ढकना चाहते हैं। अच्छा अभी बताइए, आपने अभी मुख्यमंत्री को गुंडा बोला ना? मैं चाहता तो मैं आपको तभी रोकता, लेकिन मैंने नहीं रोका आपको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई खुद ही आप एक्सपोज हो जाए, आप खुद ही एक्सपोज हो जाएगा। भाई जनता तो देख रही है ना कि आप किसके लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जनता देख रही है, गौरव जी बोलिए, गौरव जी आप बोलिए। किस तरीके से नतमस्तक है बीजेपी के आगे, यही जनता देख रही है। भाई कौन किसके सामने नतमस्तक है सर? हम तो जनता के सामने नतमस्तक है, हम तो जनता के सामने नतमस्तक है। अब आपकी ये सोच है तो मैं इसमें क्या करूं? बोलिए आप, गौरव जी बोलिए। देखिए अमित जी, जो बलात्कारी को मंत्री बना करके रखता हो, इनके शासनकाल में बलात्कारी को मिनिस्टर, रियल टाइम मिनिस्टर बना करके रखा गया था। और ये महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे और ये परिसीमन की बात कर रहे हैं। 1971 में देखिए चूरन, जितना चूरन बेचना था आपने बेच लिया है। अब ये स्टेशन नहीं है जी, आप ये बात होगी कि आप मेरी आवाज को डाउन कर दीजिएगा। आप चुपचाप रहिए, इतनी बीजेपी पर बोलिएगा, अपने टर्म पे चूरन किसने कहा? नहीं भाई आपकी आवाज तो जा रही है, आपकी आवाज तो जा रही है अच्छे से रविंद्र जी। किसने कहा कि आपकी आवाज डाउन किया गया? भाई आपके ऑडियो को किसने डाउन किया ही नहीं, जबरदस्ती का, मतलब कुछ भी आप बोले जा रहे हैं। गौरव जी बोलिए, आप बोलिए, गौरव जी बोलिए। देखिए इन लोगों का दोगला चरित्र जो है, सर अगर वो भी डिरेल होंगे, मुद्दे की बात नहीं करेंगे तो उनको भी रोका जाएगा, उनको भी टोका जाएगा। एनसीआरबी के आंकड़े हैं, सर्वाधिक बलात्कार उनके शासनकाल में महिलाओं का हुआ है। एनसीआरबी के आंकड़े हैं, उपलब्ध है, और कंपैरिजन चार्ट भी उपलब्ध है। ड्रॉप आउट रेट 20% से ज्यादा मिडिल में बच्चियों का था, आज वो घट कर 3% हो गया है, 2% मामलों में हो गया है। भारत का सबसे बड़ा उत्थान होता है, इस तरीके से उत्थान होता है। सेल्फ ग्रुप के माध्यम से, बैंक सखी के माध्यम से, एएनएम की रोजगार देने के माध्यम से इस सरकार ने अप्रतिम कार्य किया है महिलाओं के लिए। इसका कोई शान ही नहीं है और ये बताने की भी जरूरत नहीं है। जितना भी ये चिल्लाने से कोई प्रदेश की महिला इनका समर्थन नहीं कर सकती, क्योंकि वो काला युग भी देखा है प्रदेश में, जब महिलाओं का सरेआम मार रहे होता था और गुंडे आपके एंकर को मार रहे थे, वही भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी हुई, शासन प्रशासन नहीं खड़ा हुआ, रविंद्र प्रताप सिंह खड़ा था। पुलिस वाले आपके समझ में आई बात? ये बलात्कारियों के, मुझे सब समझ आ रहा है, विरोधियों के, मुझे सब समझ आ रहा है रविंद्र जी। ये प्रदेश की जनता देख रही है, कार्ड आप कर रहे हैं ये चलने वाला नहीं है। इनको तीसरी बार कार्ड आपका नहीं चलने वाला, जो कार्ड आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। चिंता मत करिए, 2027 के बाद भी आप ठीक कर दीजिए। चिंता मत करिए। आप एक एंकर है, ईमानदार एंकर है, और सेंसस तो होने जा रहा है। सर मेरे कहने से कुछ नहीं होगा भाई। बीजेपी को जनता जिता रही है भाई, बीजेपी को जनता भाई, बीजेपी को जनता जिता रही है, समाजवादी पार्टी को जनता हरा रही है, और लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है सर। तो उसमें ना मेरी गलती है ना आपकी गलती है सर, आपको जनता हरा रही है और वही जनता बीजेपी को जिता रही है। तो हम क्या कर सकते हैं सर? कानून बना था, उनको जनता नहीं आ रही है, आप ऐसे लोगों को पालतू बना के मतदाता खुशी को, चलिए ठीक है, आप नहीं हुआ, हम लोग हारने वाले नहीं है। जी आप बोलिए, फालतू लोग हैं, ठीक है टीना जी आप बोलिए। तो परिणाम आएगा, और परिणाम जनता दे रही है। 2024 के चुनाव में दिया और देगा। तो जैसे हिटलर का नाम ले लीजिए, 17-22 का नाम भी नहीं लेंगे, 17-22 का जिक्र भी कर लीजिए, 17-22 का जिक्र भी कर लीजिए। 2024 ही नहीं है भाई, 2017 में भी चुनाव हुआ था, 2022 में भी चुनाव हुआ है और फिर 2027 में होगा। कर्ज जाएंगे नौकरियों के लिए। ठीक है,
मेरी नौकरी की चिंता मत करिए, मेरी नौकरी की चिंता मैं करूंगा सर, उसकी चिंता मत करिए। ठीक है डॉक्टर टीना जी बोलिए। सर ये डिबेट हमारी आपकी नहीं है सर, ये जनता की डिबेट है सर, समय बहुत कीमती है, मुद्दे पर बात करते हैं। डॉक्टर टीना बोलिए। ठीक है, मुद्दे पे आप बात ही नहीं करने देते हैं, ना हमें बात करने देंगे ना कांग्रेस के प्रवक्ता को बात करने देंगे। कांग्रेस के महिला प्रवक्ता आपने वो सी टिप्पणी की है, कायदे से आप पे मुकदमा दर्ज हो सकता है, लेकिन ये सब करने की बातें नहीं है। आपने बहुत गंदी ठीक है सर, ठीक है, मैंने तो कोई टिप्पणी नहीं की। अच्छा टीना जी आप बोलिए, टीना जी आप बोलिए। मैंने तो टीना जी को बड़े मैंने तो कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करी उनके ऊपर, पूछ लीजिए आप। ठीक है, मेरी पार्टी नहीं है, मैं आपको मुकदमा दर्ज करा देता। ठीक है, वो सर स्वतंत्र है आप, सर वो स्वतंत्र है आप, मैं उसमें रविंद्र जी मैं कुछ कहकर, अगर आपको मुकदमा दर्ज कराना होगा तो आप कराएंगे, मैं कैसे रोक लूंगा आपको? स्वतंत्र हूं, मेरी स्वतंत्रता का ठीक है, बोलिए टीना जी बोलिए, आप बोलिए, टीना जी आप बोलिए, टीना जी बोलिए। देखिए जो ये बार बार कहा जा रहा है ना कि बिल गिर गया है, ये बिल थोड़ी गिरा है। बिल कहाँ गिरा है बताइए? बिल को तो हम कह रहे हैं सर्वसम्मति से कल आप सत्र बैठ बुला लीजिए और कल ही इसको फिर से लागू कर दीजिए, हम तो पूरी तरीके से साथ हैं। लेकिन टीना जी ये तो बात सच है ना कि भाई जो भी हुआ हो, लेकिन बीजेपी ने एक नैरेटिव तो सेट कर दिया ना आप लोगों के खिलाफ। भाई 2027 के लिए यूपी में 2027 का चुनाव तो आप लोगों को भी लड़ना है, तो एक नैरेटिव तो सेट कर दिया ना कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस बिल को पास नहीं होने दिया, इन्होंने बिल को गिरा दिया, ये महिलाओं के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, ये महिलाओं के अधिकारों को छीन रहे हैं, तो उस नैरेटिव से बाहर कैसे आएगी कांग्रेस पार्टी? मैं ये कह रहा हूं आपसे। बिल्कुल, इसका जवाब प्रियंका गांधी जी ने संसद के अंदर ही दिया और वो मैसेज जो है पूरे देश की महिलाओं ने सुना है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो पुरुष जिस मंशा से ये बिल लेकर आए थे उन मंशा को जान लिया है, जो झूठ बोलते हैं, जो पुरुष झूठ बोलते हैं उन मंशा को महिलाएं बहुत अच्छी तरह से भाप लेती हैं और महिलाओं ने जान लिया ये बिल थोड़ी था, महिलाओं के आरक्षण के लिए तो था ही नहीं। उस समस्या को तो 2023 में सबने बैठ के सुलझा लिया था, मसला तो परिसीमन का था और इसलिए महिलाएं जान गई ये भी जहां जहां जाते हैं क्यों इनका विरोध हो रहा है। इसलिए विरोध हो रहा है कि आप बार बार मत कहिए कि कांग्रेस इस बिल के समर्थन में नहीं थी। कांग्रेस ये राजीव गांधी जी का सपना था। अगर पंचायती राज की अगर बात की जाए, 15 लाख जो सरपंच महिलाएं जो जनप्रतिनिधित्व बनकर आई हैं वो किसकी देन है? वो जो 73वां 74वां संशोधन था पंचायती राज संस्थाओं में, वो आरक्षण जो राजीव गांधी जी ने दिया उसी की बदौलत है। आज देश के प्रधानमंत्री ये तो कहते हैं कि 15 लाख जो है महिलाएं सरपंच चुनी गई, लेकिन वो ये नहीं बताते कि सपने के पीछे राजीव गांधी जी थी, सपने के पीछे कांग्रेस है। तो ये विजन हम लोगों का। ठीक है, चलिए क्योंकि समय बहुत कम बचा, मैं चाहता हूं कि सबका एक एक कमेंट में ले लूं। हाँ ठीक है, हेमंत जी आप बोलिए जल्दी से, 20 सेकंड हेमंत जी। देखिए अमित जी, अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि अगर महिला आरक्षण विधेयक लागू होता है तो उसका फायदा क्या पीडीए की महिलाओं को नहीं मिलेगा क्या? पीडीए की वर्ग में जो महिलाएं उनको उसका फायदा मिलेगा और परिसीमन में जो सीटें बढ़ती उससे एससी एसटी वर्ग की सीटें भी बढ़ती, तो एससी एसटी के वर्ग में भी ये मैसेज गया कि इन्होंने हमारी सीटों को बढ़ने से रोक दिया। तो एक तरह से विपक्ष तो अपनी रणनीति में फेल हो चुका और बीजेपी जो नैरेटिव सेट करना चाहती है वो नैरेटिव सेट करने में बीजेपी सफल हो गई। रविंद्र जी इससे बाहर कैसे निकलेंगे? 27 का चुनाव बहुत नजदीक है सर। बीजेपी के बाहर निकल चुके हैं। बीजेपी के नैरेटिव का जवाब एक महिला सड़क पर उतर के दे चुकी है। अभी विश्लेषक महोदय कर रहे थे, पता है कुछ पढ़ के आ जाना चाहिए। हम यही तो मांग कर रहे हैं कि जो महिला नारी वंदन अधिनियम आया हुआ है उसमें एससी ओबीसी और एसटी को भी रिजर्वेशन दिया जाए, यही तो हमारी मांग है। इसीलिए पीडीए को लाभ होगा। ये तो कह रहे हैं कि उसको पीडीए को लाभ हो जाएगा, नहीं होगा। सारी अरबपति करोड़पति महिलाएं जिनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं उन्हीं को लाभ होगा खाली, और किसी को नहीं होगा। तो हमारी यही तो मांग है और यही नैरेटिव हमने सेट किया हुआ है, यही नैरेटिव हमने गांव-गांव तक पहुंचाया हुआ है। तो ये टीवी के रूप में बैठ के सेट नहीं होगा, विदेश में तो अखिलेश यादव के बच्चे भी पढ़ते हैं। अगर विदेश में पढ़ने वाले बच्चों की बात हो रही है तो अखिलेश यादव के बच्चे भी तो विदेश में पढ़े, वो तो खुद भी विदेश में पढ़े। डोनेशन पे गए थे। अखिलेश यादव मिलिट्री स्कूल के पढ़े हुए, आपको यही नहीं मालूम है? मिलिट्री और उनके बच्चे सबसे बड़ा प्रतिष्ठित स्कूल होता है और उनके बच्चे उसमें जाने के लिए और उनके बच्चे होना चाहिए। उनके बच्चे देखिए आपने नैरेटिव कैसे सेट किया। मिलिट्री स्कूल के पढ़ने वाले मैं तो आप ही विदेशी बता दिया सर। ये ऐसा है सर, चरित्र जनता देख रही है सर। रविंद्र जी ये तो भाई आपने कहा था ना कि भाई जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं उनको फायदा होगा। तो भाई मैं यही तो कह रहा हूँ कि विदेश में तो अखिलेश यादव के बच्चे भी पढ़ते हैं। सैनिक अधिकारियों के तो जो आपने कहा हुआ है एक साथ सब कुछ पान कर दिया बीजेपी के होके, वैसे ही
जैसे वो महाभारत का पात्र अंधा हुआ था वैसे आप अंधे हुए हो। चलिए ठीक है, गौरव जी आप बोलिए, गौरव जी आप बोलिए। मानसिक दिवालियापन और हताशा का ये नतीजा है कि एंकर को भी बाज नहीं आ रहे, छोड़ नहीं रहे हैं। ये अब सत्ताधारी दल को क्या छोड़ेंगे? इनकी दशा भी पड़ता है। लेकिन मैं इसी तरीके से कड़वे सवाल पूछता रहूंगा, चाहे पार्टी कोई भी पता है। गौरव जी बोलिए आप। हाँ, आने वाले नहीं है, जनता इनको कायदे से कुछ करके, जैसे अयोध्या के राजा अपना बूथ नहीं जीत पाए, हार गए उपचुनाव, सारे उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हार गए, वैसे ही 2027 सुपड़ा साफ होने वाला है। निश्चिंत रहिए, और यही मातृशक्ति हराएगी, कायदे से चुन करके दौड़ा करके हराएगी। कहीं नजर नहीं आएगी, जल्दी से चिंता मत करिए, जल्दी से आगे भी वही करेंगे। ठीक है टीना जी। महिलाएं तो इनको हराने जा रही हैं। अब रिजल्ट आ जाएगा 4 मई को, बताएंगे महिलाएं आपको कि हाँ, इस आरक्षण क्यों आपने नहीं दिया, महिलाओं के साथ क्यों धोखा किया, क्यों छलावा किया, ये पाखंड के पीछे छुप के। चलिए कोई बात नहीं, 4 मई का इंतजार भी कर लेते हैं, 4 मई का इंतजार भी कर लेते हैं। लेकिन अच्छा ये होता, बेहतर ही होता डॉक्टर टीना कि आप ये भी बता देती कि कौन कौन से प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। भाई राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कोई रीजनल पार्टी नहीं है आप, जिससे इतना कहने में आप डर पा रही हैं। कम से कम ज्यादा कॉन्फिडेंस तो गजब का रहना चाहिए ना। आप बोल दीजिए केरल में सरकार बनाएंगे, बंगाल में सरकार बनाएंगे, तमिलनाडु में सरकार, अरे बने ना बने लेकिन कम से कम बोल तो दीजिए। उससे भी आप घबरा रही हैं सर मैम। ठीक है, चलिए समय मेरे पास बचा नहीं। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर राजनीति में महिलाएं इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई? इसके पीछे की वजह है, और इसके पीछे की वजह यह है कि तमाम राज्यों में आप देख लीजिए जहां पर महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की है, महिलाओं का झुकाव जिस तरफ गया, सत्ता उसी की बनी, मतलब सत्ता उसी को मिली, सरकार उसी की बनी। यही वजह है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, सभी का यही मानना है कि महिलाओं पर डोरे डालिए और सत्ता में वापसी करिए या सत्ता पर काबिज रहिए। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।